So hello friends, today we are here to discuss some important points about कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी पे हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कॉमन कैटनरी पे ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। अब कॉमन कैटनरी पे तीसरा लेक्चर, यानी पिछले लेक्चर्स में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिकली इंट्रिंसिक इक्वेशन को डिराइव कर लिया था कॉमन कैटनरी के। तो इस वीडियो में, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ कॉमन कैटनरी। तो अगर आप लोग एकदम प्लेलिस्ट से बने हुए हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, बिकॉज प्लेलिस्ट पे जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे तो एकदम लाइन से आपके कॉन्सेप्ट दिखेंगे, कोई इधर से उधर नहीं। ठीक है, एकदम लाइन से सारे टॉपिक्स हैं और आपको लाइन से ही सारे टॉपिक्स को कवर करना है, इधर उधर नहीं भागना है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, लेक्चर नंबर 3 है कॉमन कैटनरी का। पिछले वाले लेक्चर में तो हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन डिराइव की थी और उसके पिछले वाले लेक्चर में, जो कि पहला लेक्चर था, वहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। तो पिछले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंट्रिंसिक इक्वेशन डिराइव की थी, जो कि ये आई थी S बराबर C tan psi। अब इसी से हम लोग डिराइव करेंगे, दिस इज इंट्रिंसिक इक्वेशन। अब इससे हम डिराइव करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है, x और y वाले वेरिएबल्स होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आज, जैसे जैसे मैं करवाऊंगा वैसे वैसे आपको भी यहाँ पे प्रूफ करना है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का यूज करके हम ये कार्टेशियन इक्वेशन निकाल पाते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि S इज इक्वल टू C tan psi होता है, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब S इज इक्वल टू C इंटू tan psi को लिखेंगे dy/dx। क्यों लिखेंगे, अच्छा बता देते हैं क्यों लिखते हैं, क्योंकि tan psi की वैल्यू ही होती है dy/dx। कैसे, क्योंकि ये होता है स्लोप, tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप को हम dy/dx लिख सकते हैं। इसलिए tan psi को मैंने dy/dx में इंट्रोड्यूस कर दिया, ताकि y और x दिखना शुरू हो जाए। कार्टेशियन इक्वेशन में y और x होता है, इस पूरे इक्वेशन में ना तो y है ना है तो x है, तो y और x यहीं से आ सकते हैं tan psi से, जो कि होता है स्लोप। तो s इज इक्वल टू c इंटू dy/dx होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे dy/dx को p लेट कर लेना है, तो लेट dy/dx इज इक्वल टू p, हैंस s इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू p। ठीक, ऐसा कर सकते हैं, S इज इक्वल टू जाएगा C इंटू पी। ये dy/dx को p क्यों ले लिया है, ये आप ODE में पढ़े होंगे कि जब फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री आप इक्वेशन पढ़ते हैं, सोल्व करते हैं, तो हम dy/dx को बेसिकली p मान लेते हैं। तो वहीं से कुछ ऐसा हमने p मान लिया। ठीक है, अब ये कॉमन कैटनरी होती है। अगर हम छोटा सा सेक्शन लें और इस छोटे से सेक्शन को अगर ds माने, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बना सकते हैं। ये वाली लाइन dx हो जाती है और ये वाली लाइन dy हो जाती है। अगर इसको हम जूम करें तो x पे लेंथ dx, y पे लेंथ dy, और ये वाली जो कैटनरी वाली लेंथ है जो छोटी सी हमने ली थी वो है ds। ठीक है, ds डिवाइड dx। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ds का होल स्क्वायर बराबर dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, ये पता गया, ये तो मैंने बता भी दिया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमें यहाँ पे इसको यूज करना है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच चुके हैं S इज इक्वल टू C इंटू पी में, जहाँ पे dy/dx को मैंने p मान लिया। अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है एबव इक्वेशन, हम उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, ये साइड में है, वी गेट हमें मिल जाएगा ds अपॉन dx। ठीक है, ds अपॉन dx, c कांस्टेंट है और p का dp अपॉन dx। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसकी इंफॉर्मेशन की मदद से ds अपॉन dx की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, ds का स्क्वायर बराबर dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर होता है। अगर मैं इस पूरे ओवरऑल इक्वेशन में dx से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ds अपॉन dx का होल स्क्वायर, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1
और ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डी एस अपॉन डी एक्स की। यहाँ पे डी एस अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, तो डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, सी कॉन्स्टेंट एज इट इज है और डी पी अपॉन डी एक्स भी एज इट इज है। एनी डाउट हेयर? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम किया है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब डिवाइड बाय डेस को स्टार्टिंग में मान के चल के आ रहे हैं पी, तो इसको भी पी में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पी है। तो अंडर रूट 1 प्लस पी का स्क्वायर बराबर सी इंटू डी पी बाई डी एक्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, इसको वेरिएबल सेपरेट करके हम यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सी इंटू डी पी अपॉन, इसको उधर ले जाएंगे अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, डी एक्स को उधर ले जाएंगे, इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, अब हमें इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सी कांस्टेंट है, सी का इंटीग्रेशन मतलब सी तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी है या कुछ ऐसा फॉर्म है। अगर यहाँ पे पी नहीं वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा था तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के फॉर्म में होता है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी। dx का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, उसको मैंने मान लिया c1। ठीक, ये आगे पहले इक्वेशन। यहाँ पे हम सारे में लिख देते हैं कि अगर हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर होता, उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता डी के रेस्पेक्ट में, उसका आंसर क्या आता? ये आता साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई। ठीक, ये हमें इसका आंसर, ये हमें इसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई का इंटीग्रेशन ऐसा होता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया। ठीक, अब C1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे। C1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल बाउंड्री कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, ये गली के कुत्ते भौंक रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, हमें पढ़ना है। ठीक है, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन। अगर हम इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करें तो ये हमारे पास कैटेनरी होती है। ठीक, ये हमारे पास कैटेनरी होती है, ये कैटेनरी का वर्टेक्स ही होता है। यहाँ पे टेंशन ऐसे होता है और किसी भी पॉइंट पे टेंशन हम बात कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस होती है जिसे हम कैटेनरी का एक्सिस कहते हैं और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है एक्स वाई। पॉइंट सी पे अगर बात करें तो 8 पॉइंट सी, यानी 8 पॉइंट सी मतलब वर्टेक्स पे बात करें, कैटेनरी के वर्टेक्स पे अगर बात करें तो वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स यहाँ पे है, मतलब ये वर्टेक्स कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो एंगल 0 बनाएगा, तो टेन थीटा भी 0 हो जाएगा, यानी पूरा स्लोप 0 हो जाएगा। तो एक्स 0 है, इसका मतलब स्लोप 0 है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप 0 है, स्लोप मतलब एंगल भी 0 है। और स्लोप क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप को डिवाइड बाई डी एक्स भी बोलते हैं, अब बताया अभी मैंने। डिवाइड बाई डी एक्स को भी हम यहाँ पे पी बोल रहे हैं, तो पी भी 0 हो जाएगा। ओवरऑल पी 0 हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा, पी 0 हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 पुट करके C1 की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे, तो क्या आ जाएगा आओ देखते हैं। तो ये आ जाएगा। ठीक, फ्रॉम वन माना है हमने, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, हमने 1 क्यों माना है? इक्वेशन नंबर 2 मानिए। 1 तो ऑलरेडी मान चुके हैं ना, 1 तो इसको माना था, इक्वेशन नंबर 2 मानिए इसको। तो फ्रॉम टू वी गेट, 2 से हमें क्या मिल जाएगा? सी तो एज इट इज रहेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी आया था, पी अब 0 हो चुका है, एक्स आया था, एक्स भी 0 हो चुका है, C1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 हमेशा 0 होता है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इस C1 की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, पुट दिस वैल्यू
put this value of C1 in equation 2 we get। इक्वेशन 2 में इस C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, C इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स P, x तो पहले से था, C1 की वैल्यू 0 आ गई, तो C इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स P बराबर हो गया x। ठीक, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान से यहाँ पे भी चल रहा है। ठीक है, अभी बहुत आसान से चल रहा है, मैंने कोई बहुत हाई फाई वाली बात नहीं की है, सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से साइन हाइपरबोलिक इनवर्स P को यहीं पे रखेंगे, इस C को उधर रखेंगे, x अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, इस P को भी यहीं रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये P था क्या, P था dy अपॉन dx, तो वापस पुट कर देंगे, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C हो जाएगा। अब देखो, अब ये फिर से वेरिएबल सेपरेबल हो गए, यहाँ पे x वाले हैं, ये तो कांस्टेंट है, हमसे उससे क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है और ये dy अलग है, तो अब ये क्या हो जाएगा, dy को यहीं पे रखेंगे, इस dx को उधर भेज देंगे, तो साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C dx। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे dy बाई dx कैसे आया, सिंस p इज इक्वल टू dy बाई dx। कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक x अपॉन C dx। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक समथिंग का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन C का इंटीग्रेशन x अपॉन C का क्या होता है, ठीक है, x अपॉन C, साइन हाइपरबोलिक x dx का कॉस हाइपरबोलिक x होता है, लेकिन यहाँ पे x अपॉन C है, तो इस x अपॉन C का दोबारा होगा, C यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, C यहाँ पे बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक, और प्लस इंटीग्रेशन किया है तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लीजिए C2R। अगेन बाउंड्री कंडीशन से C2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, अभी ऊपर इक्वेशन नंबर 2 मानता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन। ठीक, तो हमें मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्टेक्स C पे जो भी पीछे बताया था, वर्टेक्स C पे x 0 है। ठीक, और वर्टेक्स C पे y की वैल्यू C है। ठीक, क्यों, वर्टेक्स यहाँ पे है और यहाँ से दूरी कितनी है C, तो वर्टेक्स C पे y की वैल्यू C है, लेकिन x y एक्सिस पे 0 है, x जो है आपका y एक्सिस पे 0 है। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 से क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 3 वी गेट x 0 पुट करना है, y C पुट करना है, तो y की जगह C पुट करेंगे, C बराबर C इंटू कॉस हाइपरबोलिक 0 अपॉन C प्लस C2, कॉस हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, C इंटू कॉस हाइपरबोलिक ये 0 हो जाएगा प्लस C2। अब देखो कॉस हाइपरबोलिक 0 आपका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C2 की वैल्यू आ जाएगी, कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, तो ओवरऑल C बचेगा, ये C माइनस C 0 हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू ओवरऑल 0 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? इसको सॉल्व किया है बाउंड्री कंडीशन को यूज करके, तो C2 की वैल्यू 0 आ गई है। अब ये C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है। Putting value of C2 in equation 3, we get C2 की वैल्यू 0 आई है, तो y इज इक्वल टू C इंटू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन C प्लस 0, y इज इक्वल टू C इंटू कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन C।
अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में ना तो एस है, इस इक्वेशन में ना तो एस है ना तो साई है। अगर एस नहीं है साई नहीं है तो इंट्रिंसिक इक्वेशन तो होगी नहीं। इस इक्वेशन में ना तो आर है ना ही थीटा है, तो पोलर इक्वेशन भी होगी नहीं। इस इक्वेशन में क्या है, वाई है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एंगल है, ये यहाँ पे एक्स है और ये फिर से कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के रूप में यहाँ पे सिर्फ वाई और एक्स है, यानी ये पक्का क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है। सो दिस इज नोन एज कार्टेशियन, this is known as Cartesian equation of common, this is known as Cartesian equation of common catenary। ठीक, इसे हो गया, ये पूरा का पूरा प्रूव हो गया और ये वाला लेक्चर आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब लेक्चर नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग करेंगे पैरामेट्रिक, लेक्चर नंबर 4 में करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। अब कॉमन कैटनरी के हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन करेंगे, और पैरामेट्रिक मतलब पैरामीटर कोई होगा, इक्वेशन में कोई पैरामीटर होगा, तो पैरामीटर हमारे पास है साई। इसका मतलब अब हमारे इक्वेशन में साई दिखेगा। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही।